हाँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनोद शर्मा है। आज हम हमारी साइंस में दूसरी क्लास पे आ गए हैं। पहली क्लास में हमने ब्लड क्या होता है इस पे बात कर चुके थे, ब्लड में प्लाज्मा पे बात कर चुके थे और हम उसके संगठित पदार्थ में आरबीसी के बारे में बात कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है सफेद रुधिर कणिकाएं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और आम भाषा में सबसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WBC। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि WBC होती क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो अपन को याद रखने वाली बात है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि जहां पर शब्द ल्यूको आ जाए, ये बायोलॉजिकल भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, सफेद। ठीक है, तो जहां इसका सीधा नाम देखो आप, सफेद रुधिर कणिका है। इंग्लिश में बोला व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला तो ल्यूकोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल्स यानी कि कोशिका और ल्यूको का मतलब सफेद। तो इनको ल्यूकोसाइट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सफेद रुधिर कणिका है, इस वजह से इनको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। दूसरा फैक्ट, इनकी मात्रा कितनी होती है। ठीक है, जहां पर आरबीसी की मात्रा 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, वहीं पर इसकी जो मात्रा है वो आरबीसी से बहुत कम होती है और इनकी एक स्वस्थ मनुष्य में जो मात्रा होती है वो लगभग 6000 से 8000 प्रति घन mm होती है। ठीक है, तो WBC की मात्रा कितनी होती है, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका निर्माण। तो इसका निर्माण भी वहीं होता है जहां पर आरबीसी का होता है, जिनको हम बोलते हैं, कहां पर होता है आरबीसी का भी लाल अस्थि मज्जा में होता है और WBC का भी लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, इंग्लिश में बोला तो रेड बोन मैरो। यहां तक कोई कंफ्यूजन, जहां तक मेरे को पता है नहीं होना चाहिए, और हो तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको यहां पर कंफ्यूजन है, तो उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो WBC की मात्रा कितनी होती है, 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। और इसका जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, लाल अस्थि मज्जा। अब इनके अपन जीवन काल के बारे में बात करते हैं कि इनका जीवन काल बनने के बाद कितने टाइम तक रहता है। तो ये जो सेल्स होती है लगभग बहुत अल्पकालीन समय के लिए जीवित रहती है और इनका जो जीवन काल रहता है वो 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, WBC कहां पर बनती है, तो ये बनती है अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में बनती है। उसके बाद इनकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 6 से 8000 प्रति घन mm, और उसके बाद जो इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 3 से 4 दिन। यहां तक क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका काम क्या है हमारे शरीर में। भाई ये हमारे ब्लड में है तो इनका कुछ ना कुछ काम तो हो गई। तो इनका काम क्या है, इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो भूमिका है वो है प्रतिरक्षा तंत्र में इनकी भूमिका है। मतलब ये सोच लीजिए अपना जो शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, या हमारे शरीर को जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, वो WBC के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए WBC को जो कहा जाता है, क्या जाता है, हमारे शरीर के सिपाही कहा जाता है। ठीक है, ये टर्म आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है, हु इज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, या फिर हमारे शरीर के सिपाही कौन है जो हमको विभिन्न पैथोजन या वायरस इन्फेक्शन से बचाते हैं, उनको बोला जाता है WBC। WBC ही है जो हमारे शरीर को विभिन्न इन्फेक्शन से बचाते हैं और इम्यूनिटी में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो कौन करता है, WBC। इसीलिए हमने WBC को कहा क्या गया है कि हमारे शरीर के सिपाही की संज्ञा दी गई है WBC को। अब WBC का हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो WBC को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को बोला कणिकाणु, दूसरे को बोला गया अकणिकाणु, और अगर इंग्लिश में बोले तो देखो इसको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, इनको बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट्स। देखो
दो कारण है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम को साथ में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि कुछ शब्द ऐसे जो हिंदी मीडियम में इजी पढ़ेंगे और कुछ शब्द ऐसे जो इंग्लिश मीडियम में इजी पढ़ेंगे। अब हमारे एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको दोनों शब्द मिलेंगे, एक तरफ हिंदी मीडियम मिलता है और दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम मिलता है। तो आपको जिस मीडियम में इजी पढ़े और जिस मीडियम में आप शब्द याद रख सको उस मीडियम से शब्द याद रखो ताकि आपको एग्जाम में इजी पड़े। ऐसा नहीं हो कि अपन टिपिकल शब्द याद करने के चक्कर में उसी को ही भूल जाए। जिस मीडियम में इजी पड़े वो मीडियम लेके चलो। तो WBC को हमने दो भागों में डिवाइड किया, किस किस में, कणिकाणु और अकणिकाणु में। अब कणिकाणु में वापस आगे 3 कॉम्पोजिशन है। पहले वाला बोला तो इसके वापस 3 भाग है। सबसे पहला न्यूट्रोफिल्स, इसका हिंदी और इंग्लिश जो होंगे वो सेम ही होंगे, इनका हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं है, ये बायोलॉजिकल भाषा के नाम है। जिसको पहला बोला कणिकाणु में न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स ये WBC जो होती है, जो 5 तरीके की WBC होती है, कणिकाणु 3 प्रकार के होते हैं और अकणिकाणु 2 प्रकार के, उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स की। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी हुई, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा हो गया इओसिनोफिल्स, ठीक है। और तीसरा बेसोफिल्स। हमको सिर्फ इनके क्लासिफिकेशन तक का ही काम है, इससे ज्यादा हमको काम नहीं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो WBC का भाग नहीं। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने एरिथ्रोसाइट में भी राइट कर दिया कि भाई ये भी WBC का भाग है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं हम, RBC को। तो कणिकाणु के जो 3 भाग है ये याद रखना। न्यूट्रोफिल्स जो WBC में सबसे ज्यादा जिसका भाग होता है उनको बोलते हैं अपन न्यूट्रोफिल्स का। दूसरा इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। बेसोफिल WBC में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। ये फैक्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे क्यों कम ज्यादा है। हम डॉक्टर की तो तैयारी कर रहे हैं, रेपटरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतना ही काफी है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, अकणिकाणु, ठीक है, जिन्हें बोला गया अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अकणिकाणु में वापस 2 तरीके के हैं, एक को बोला मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट, ठीक है। अब लिम्फोसाइट वापस 2 तरीके के आ गया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये था हमारा WBC क्लासिफिकेशन। आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। अब वापस एक बार रिवाइज करते हैं। WBC को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया, पहला कणिकाणु, दूसरा अकणिकाणु। कणिकाणु में वापस आगे 3 भाग है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा है तो न्यूट्रोफिल्स, और उसके बाद सबसे कम संख्या में कौन सा है वो है बेसोफिल। ये पूरे WBC के संदर्भ में बात करें, सिर्फ कणिकाणु के संदर्भ में बात नहीं करें कि सबसे ज्यादा WBC में जो संख्या होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स की, और सबसे कम जो होती है वो होती है बेसोफिल की। फिर अग्रेनुलोसाइट्स में आ गया, अकणिकाणु में आया, तो ये वापस 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और दूसरा हो गया लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट को वापस आगे 2 में डिवाइड किया, बी और टी लिम्फोसाइट। तो ये रहा हमारा WBC क्लासिफिकेशन। यहां तक हमने क्या देखा कि WBC का निर्माण कहाँ होता है, WBC की लाइफ कितनी होती है, WBC का मेन काम क्या है, इनको क्या कहा जाता है, हमारे शरीर के सोल्जर या हमारे शरीर के सिपाही का जो संज्ञा दी गई है वो WBC को दी गई है, क्योंकि ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो WBC का ही है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर WBC की संख्या अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए, मान लो WBC हमारे शरीर में बहुत सारे हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन को एक बीमारी होती है जिसको अपन कहा जाता है ल्यूकोडर्मा, ठीक है। अगर WBC की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को जो बोला जाता है वो नाम लिया जाता है ल्यूकोडर्मा। अगर आपसे कोई पूछे कि ल्यूकोडर्मा हम किससे कहते हैं, जब कभी भी हमारे शरीर में या हमारे रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोडर्मा। अगर WBC की संख्या कम हो गई तो इस कंडीशन को बोला जाएगा ल्यूकोपीनिया,
ठीक है, ये कुछ बातें थी WBC के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो सामान्य विज्ञान पढ़ना है, हमें इससे ज़्यादा पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम के परस्पेक्टिव से काम हो जाएगा। ठीक है, WBC समझ में आया। अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, ब्लड के, जिसको बोला गया प्लेटलेट्स, और बोले तो पट्टिकाणु, बिंबाणु। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई सारे तो पहले हिंदी मीडियम में लिखे, फिर उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या, प्लेटलेट्स से पहले इंग्लिश में क्यों लिखा फिर हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि प्लेटलेट्स हम जो है वो आम भाषा में हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे, जहाँ कभी भी किसी को अगर भगवान ना करे प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो डॉक्टर भी यही बोलता है प्लेटलेट्स लाओ। कभी आपको ये शब्द नहीं बोला जाएगा कि पट्टिकाणु लाओ। पता चला आप कंफ्यूज हो गए कि प्लेटलेट्स अलग है, पट्टिकाणु अलग है, इसलिए मैंने पहले प्लेटलेट्स लिखा है, फिर पट्टिकाणु बिंबाणु लिखा है। ठीक है, अब इन्हें क्या बोला जाता है? जैसे आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कह रहे थे, WBC को ल्यूकोसाइट कह रहे थे, वैसे ही प्लेटलेट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स बोलो इंग्लिश मीडियम, पट्टिकाणु बिंबाणु बोलो हिंदी मीडियम, बायोलॉजिकल भाषा में बात करो तो थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, फिर इनकी जो मात्रा है वो कितनी होती है? इनकी मात्रा होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन mm। ठीक है, तो इनको बोला क्या जाता है? थ्रोम्बोसाइट। इनकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? 1.5 लाख से लेकर 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। देखो बहुत सारे इन्फेक्शन है, जैसे आपने नाम सुना होगा डेंगू। डेंगू में क्या होता है कि हमारी प्लेटलेट्स जो होती है वो बहुत हद तक गिर जाती है। अगर आपकी प्लेटलेट्स का काउंट 90,000 से कम आ जाता है तो वो एक चिंता वाला विषय, और वहां पर आपको फिर प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। इनका निर्माण तो होता है लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सबका निर्माण यही होता है। ठीक है, लेकिन लाल अस्थि मज्जा में इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। लाल अस्थि मज्जा में जो मेगा कैरियोसाइट का जो सेगमेंट होता है वहां पर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो आरबीसी प्लेटलेट का निर्माण कहां पर होता है? तो वो होता है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में भी मेगाकैरियोसाइट सेल्स के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इनका जीवन काल, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं तो याद करने ही पड़ेंगे। इनका जीवन काल कितना होता है? लगभग 10 दिन। ठीक है, यहां तक समझो। देखो कंपैरिजन करते हैं अपन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, WBC का और कल 3 से 4 दिन, और इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? लगभग 10 दिन। अब बात करते हैं इनका काम क्या है। इनका जो काम है वो है हमारे शरीर में नहीं, शरीर पोज करो। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य क्या है वो है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, अब रक्त का थक्का बनाने को क्या बोलते हैं? कि जो क्लॉटिंग होती है हमारे शरीर में, जैसे आपने देखा होगा हम आज इतने बड़े हो गए, किसी न किसी सबको कहीं ना कहीं चोट लगी होगी। ठीक है, जब हमको चोट लगती है और जब रक्त बाहर निकलता है और जो कड़क सी पपड़ी टाइप जो स्ट्रक्चर बनता है हमारे शरीर पे जहां पर भी लगती है उसको क्या बोलते हैं? थक्का। तो प्लेटलेट का मेन काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट नहीं हुए तो आपका खून शरीर से बहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिना प्लेटलेट के रक्त का थक्का नहीं बन सकता। या यूं कह सकते हैं कि बिना प्लेटलेट के आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा और रक्त आपके शरीर से बहता ही जाएगा। अब बात करते हैं थक्का बनता कैसे है। इसका पूरा एक प्रोसेस है, वो अपन उस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि भाई जब तक ब्लड शरीर में बह रहा है तब तक तो उसमें थक्का बनेगा नहीं। अगर थक्का बन गया, अंदर बहते हुए, तो आदमी नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब हमको कहीं भी लगती है तो एक पूरी सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे शरीर में थक्का बनता है ब्लड का। सबसे पहले क्या हुआ कि आपको कहीं पर चोट लगी तो क्या होगा कि वहां का जो टिश्यू है वो
क्षत हो जाएगा, उसको हानि पहुंचेगी, वो टूट जाएगा या फिर डैमेज होगा, ठीक है। क्षत मतलब डैमेज्ड टिश्यू, जहां पे भी जब भी आपको कहीं लगेगी तो वहां पे टिश्यू डैमेज होगा। इस डैमेज टिश्यू के संपर्क में जब प्लेटलेट्स आता है तो ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का स्राव करता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो सबसे पहले क्या हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज होते ही प्लेटलेट्स के साथ रिएक्शन करी और इसने कौन से प्रोटीन का स्राव किया जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन वापस आगे क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन वापस आगे क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन नामक एक वापस ब्लड में एक और एंजाइम रहता है, एक और प्रोटीन रहता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है, ठीक है। इस पर जब थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है एक्टिव थ्रोम्बिन में, ठीक है। पहला स्टेज क्या हुआ कि टिश्यू डैमेज हुआ, वो प्लेटलेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन वापस प्रोथ्रोम्बिन पर एक्ट करता है और इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये हमने जैसे कि उसमें प्लाज्मा में पढ़ा था कि प्लाज्मा में एक कंटेंट होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है और ये कन्वर्ट किस में होता है, ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये फाइब्रिन क्या होता है, ये छोटे छोटे इस प्रकार के रेशे होते हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं और इसमें जो ये सेल्स होती है जैसे आरबीसी वगैरह, ये आकर जम जाती है और इससे हमारे शरीर में एक धागेनुमा संरचना बनती है जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं रक्त का थक्का या बोला क्लॉट, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का कैसे बनता है, यहां तक आपको समझ में आया। वापस एक बार रिपीट करते हैं अपन। सबसे पहले डैमेज टिश्यू प्लस प्लेटलेट, वो उसने रिएक्शन किया डैमेज टिश्यू प्लस प्लेटलेट, तो वो बना थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन वापस एक्ट करेगा किस पर, प्रोथ्रोम्बिन पर, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, फिर इस थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्शन करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और ये फाइब्रिन एक तंतुनुमा संरचना बनाएगा जिसमें कि सारी सेल्स फंस के आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस के एक थक्के का निर्माण करती है जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं रक्त का थक्का जम जाना या फिर बोलते हैं क्लॉटिंग हो जाना। ये कंडीशन आपको समझ में आई, ये था पूरा प्लेटलेट। अब हमने ब्लड के बारे में, तीनों ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इतना कि अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका एग्जाम में काम हो जाना है, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं जो है ब्लड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं एबीओ सिस्टम, ठीक है। कहा जाता है कि सबका खून एक जैसा होता है, लेकिन इस बात को गलत साबित करने वाला आदमी कौन था, कार्ल लैंडस्टीनियर। ये नाम याद कर लेना कि कार्ल लैंडस्टीनियर वो आदमी था जिसने कि ये पता किया कि नहीं भाई सबका खून अलग अलग होता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जिसने आपके ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। तो वो व्यक्ति कौन था जिसने कि ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए, तो ये नाम याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनियर, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1900 से 1902 के बीच में हमारे शरीर में 3 ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए। कौन कौन से किए थे, ए, बी और ओ। ये याद रखना कि चारों ब्लड ग्रुप इन्होंने डिस्कवर नहीं किए थे। इन्होंने जो डिस्कवर किए थे वो 3 ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे जो थे ए, बी और ओ, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनियर वही व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर का जो रक्त है वो सबका अलग अलग होता है और इन्होंने विभिन्न ग्रुपों में इसको डिवाइड किया था, जिसे हम आज के दौर में एबीओ सिस्टम से जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो डिस्कवर किए थे, ए किया, बी किया और 3 किया। अब चौथा ग्रुप जो है ए बी, वो भी बता देता हूं मैं आपको। इन्हीं के ही 2 शिष्य थे जो गुरुजी से एक कदम आगे चले, जिनके नाम है डी कैस्टेलो और प्लस अकेले डी कैस्टेलो नहीं, स्टर्ली। डी कैस्ट्रो और स्टर्ली ने सन 1902 में यह बताया कि नहीं गुरुजी, इन 3 के अलावा चौथा भी है जिसको हम बोलते हैं
ए बी। तो यहाँ तक हमें क्या पता चला कि हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो मेजरली 4 ग्रुप में पाया जाता है। कौन कौन सा? ए बी और ओ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये तो अभी अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी कि एबीओ सिस्टम देने वाला कौन था। तो पहला व्यक्ति कार्ल लैंडस्टीनर, जिसने बताया था कि हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो सबके ग्रुप अलग अलग होते हैं। इन्होंने 3 ग्रुप डिस्कवर किए, ए बी और ओ, सॉरी ए बी और ओ। फिर उनके बाद इनके 2 स्टूडेंट्स आए जिनके नाम थे डिकेस्टलो और स्टर्ली। तो डिकेस्टलो और स्टर्ली ने चौथा ब्लड ग्रुप दिया जिसे हम कहते हैं ए बी। ठीक है, ये तो बात हुई कि ब्लड ग्रुपिंग की। अब हम बात करते हैं कि ये किस आधार पर इनको अलग अलग किया गया है। तो हमारे शरीर में दो चीजें पाई जाती है। एक तो होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी, या बोला इनको प्रतिजन, इनको बोला जाता है प्रतिरक्षी। ठीक है, ये शब्द आजकल बहुत सुना जा रहा है एंटीबॉडी, क्योंकि हमारे कोरोना जो चल रहा है उसमें प्लाज्मा जो थेरेपी चल रही है उसमें जो मेन रोल है वो इसी का ही है। किसका? एंटीबॉडी का। ये क्यों है, ये हम जब एंटीबॉडी अभी डिटेल में करेंगे तब उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किसका ग्रुप ए होगा, किसका ग्रुप बी होगा, किसका ग्रुप ए बी होगा, किसका ग्रुप ओ बी होगा? तो वो होता है एंटीजन। एंटीजन ही आधार है किसका? रक्त समूह का, कि आपका रक्त समूह कौन सा होगा। ये जो डिसाइड करने वाली जो चीज है वो क्या है? प्रतिजन या एंटीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिजन होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीजन या प्रतिजन होते क्या हैं। प्रतिजन, इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एंटीजन। ठीक है, प्रतिजन को एक और शब्द से भी बोला जाता है जिन्हें बोला जाता है एग्लूटिनोजेंस। ठीक है, ये शब्द याद रखना कि एंटीजन को और क्या बोला जाता है? एंटीग्लूटिनोजेंस। ठीक है, एंटीजन का दूसरा नाम एंटीग्लूटिनोजेंस। ये क्या होते हैं? ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो और ये वंशानुगत होते हैं। ये एक शरीर से हमारे मतलब जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये शब्द याद रखिएगा। ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कुछ भी हो सकता है और ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, और वंशानुगत होते हैं, मतलब फादर मदर से अपने आने वाले बच्चों में ये एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तीसरी चीज, ये पाए कहां पर जाते हैं। तो हमने जो देखा आरबीसी, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की आरबीसी होती है हमारी। तो ये आरबीसी के सतह पर लगे हुए पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। तो एग्लूटिनोजेंस, प्रतिजन को क्या बोला? एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो आरबीसी की सतह पे पाए जाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज वंशानुगत होते हैं, यानी कि माता पिता से अपने बच्चों में आगे से आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। और ये कहां पर पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। ये एंटीजन वापस 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए, एंटीजन बी। देखो, ब्लड ग्रुप भले ही 4 प्रकार के होते हैं लेकिन एंटीजन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंटीजन ए और एंटीजन बी। इनके आधारों पे आपके ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। जैसे कि बता देता हूं मैं आपको, एक जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूं। अगर एंटीजन सिर्फ ए है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है, सिर्फ एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप होना है बी। अगर ए प्लस बी दोनों हैं तो कौन सा होना है? ए बी। अगर दोनों ही नहीं है, जैसे ए बी नहीं बी भी नहीं, तो आपका ब्लड ग्रुप होना है ओ। या फिर ऐसे देख लो इसको, ओ को अपन और भी क्या बोल सकते हैं? 0। तो अगर ए और बी दोनों ही नहीं है तो हुआ ओ। ए प्लस बी दोनों अगर एंटीजन मौजूद है तो ए प्लस बी,
और सिर्फ अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप आपका होगा ए, और सिर्फ अगर एंटीजन बी मौजूद है तो आपका ब्लड ग्रुप होना है बी। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सिर्फ 2 एंटीजन के आधार पर 4 ब्लड ग्रुप कैसे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या की थी, एंटीबॉडी की, जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे होता है। देखो एंटीजन जो होते हैं, एंटीजन की वजह से एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं, और ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये होती है हमारे शरीर में प्लाज्मा में। ठीक है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का काम करते हैं और हमारे शरीर की सिपाही है ये, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षी। हमारे शरीर की रक्षा करने वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। ये हमारे शरीर में जो हमारा रक्त है उसमें प्लाज्मा में पाई जाती है, इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी की बात करें अपन, जो भी कोरोना में बहुत दी जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो इंसान कोरोना से ठीक हो चुका है उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, यानी कि उसमें कोरोना के वायरस से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको सीधा प्लाज्मा चढ़ाया जाता है कि प्लाज्मा से पहले से कुछ कोरोना वायरस के लिए प्रतिरक्षी तंत्र मौजूद होती है, इसलिए हम प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कोरोना में दी जा रही है। और आपने बहुत शब्द सुना होगा कि जैसे किसी को सीवियर इन्फेक्शन है और उसकी हालत खराब है तो उसको प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, उसको उसी इंसान का प्लाज्मा डोनेट किया जाता है जो पहले की कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुका है और रिकवर हो चुका है, क्योंकि उसमें उसके प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण हो चुका है। इसीलिए जो मेजर सेगमेंट है हमारा शरीर का जो बचाव तंत्र है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्रतिरक्षी का है। और ये प्रतिरक्षा किससे डेवलप होती है, ये हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन होगा उसके होने से वो एंटीजन इनके निर्माण को उद्दीप्त करता है। मान लो आज कोई वायरस है, वो भी एक तरीके से हमारे शरीर के लिए एक एंटीजन की तरह है। ठीक है, वो वायरस क्या करेगा कि इनके निर्माण को उद्दीप्त करेगा। जब कोई वायरस आपके शरीर में आएगा तो एंटीबॉडी डेवलप होगी और एंटीबॉडी उससे कॉम्बैट करेगी, यानी कि ये हमारे शरीर में एक युद्ध वाली स्थिति है। ये तो हमारे शरीर का सिपाही, और वायरस पैथोजन जो भी इंफेक्शन हो ये दुश्मन जीता तो आप बीमार, ये जीता तो आप ठीक। बस ये वाला जो सिस्टम है वही प्रतिरक्षी का है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, ये हमने बात कर लिया एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है। फर्दर हम अगली क्लास जब लेंगे जिसमें पूरा एबीओ सिस्टम लेंगे उसमें मैं आपको और क्लियर कर दूंगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। ठीक है, और इनकी रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम क्लंपिंग वगैरह सब देखेंगे और क्यों हम ब्लड ग्रुप देख के ही एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफर करते हैं, वो सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। अभी अगर उसी को कंटिन्यू कर दिया तो ज्यादा डोज हो जाएगा जो आपके समझ से बाहर हो जाएगा और बहुत सारी चीजें ऊपर से निकल जाएगी नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए। साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए तो ये सारी नॉर्मल चीजें। तो इसलिए अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। और आज की क्लास देखने के लिए सो मच थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आपके जितने भी मिलने वाले हैं उनको अधिक से अधिक इन क्लासों का लाभ पहुंच सके और हमारी जो मेहनत है वो भी सफल हो सके। थैंक यू सो मच।